हेलो फ्रेंड्स, अगले वीडियो में हमने 3.1 और आव्यू के बेसिक्स को समझा था। इस वीडियो में हम आगे आव्यू के प्रकार के बारे में जानेंगे और आव्यू के जोड़ घटाव गुणा करने की विधि को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला आव्यू का प्रकार में आता है पंक्ति आव्यू, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रो मैट्रिक्स। वैसा आव्यू जिसमें केवल एक पंक्ति हो पंक्ति आव्यू कहलाता है। ये एक बेसिक से लिखा हुआ है समझने के लिए कि वैसा आव्यू जिसमें केवल पंक्ति हो, पंक्ति रो को कहते हैं इंग्लिश में। जैसा एग्जाम्पल में आप यहाँ देख सकते हैं A=2 3 4 1। इसमें पंक्ति है केवल, मतलब कॉलम भी है, पर इसमें आप देख रहे हैं तो कॉलम इस तरह से बढ़ता है इस तरीके से, पर यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा हुआ नहीं है। ये एक पंक्ति में है। ये R1 है। R1 मतलब रो 1, पहले कॉलम में, पहले पंक्ति में। तो पहले पंक्ति में ये जो दो संख्या है ये पहले रो के पहले कॉलम की संख्या, पर कॉलम इस तरीके से नहीं बढ़ा, ये पंक्ति की तरह से बढ़ा है। ये A11 है, ये A12 है, ये 13 है, ये 14 है। मतलब आप देख रहे हैं कि 1 1 1 1 ए के पहले 1 1 आ रहा है, जो कि पंक्ति को डिनोट करता है। तो इसीलिए ये एक पंक्ति आव्यूह जिसमें केवल पंक्ति है। कॉलम इस तरीके से अगर ये बढ़ रहा होता तो हम इसको कॉलम कह सकते थे, पर अगर इसमें हम देखें तो इसमें एक पंक्ति और 4 कॉलम है। तो इसमें बोला वैसा भी जिसमें केवल एक पंक्ति हो, पंक्ति आव्यूह कहलाता है। इसमें केवल एक ही पंक्ति है, मतलब A11 ही है। कॉलम आप 4 कह सकते हैं। इसमें A11 है, A12 है, A13 है, ये A14 है। तो इसमें कॉलम 4 है पर पंक्ति एक ही है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 1/4। यहाँ पे देख रहे हैं इस परिभाषा में भी बोला गया है कि पंक्ति आव्यूह वैसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसमें भी केवल एक ही पंक्ति है, इसलिए ये एक पंक्ति आव्यूह है। अब यहाँ पे आप देखिए, इसमें ये नहीं बोला है कि कॉलम की संख्या इतनी होनी चाहिए, कॉलम की संख्या इतनी होना चाहिए, बस केवल इसमें ये बोला है कि पंक्ति की संख्या एक होनी चाहिए। इस पर एग्जाम्पल जो दूसरा है बी बराबर लिया गया है 4। आव्यूह के अंदर 4 है जो A11 है। तो इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है? 1। यही पंक्ति है और यही कॉलम है। A11 दिया हुआ है 4 है, A12 A21 ये सब इस आव्यूह के अंदर में नहीं है। इसको अगर आप लिखना चाहेंगे इसके ऑर्डर को, कोटि को, तो इसको लिखेंगे 1/1, क्योंकि इसमें एक पंक्ति और एक ही कॉलम है, एक पंक्ति और एक ही स्तंभ है। मतलब A11 1 पहली पंक्ति को डिनोट करता है और बाद वाला 1 कॉलम स्तंभ की संख्या को डिनोट करता है। मतलब पंक्ति आव्यूह वैसा आव्यूह जिसमें केवल पंक्ति की संख्या एक हो, कॉलम की संख्या 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, या फिर 1 भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा परिभाषा हम देखते हैं स्तंभ आव्यूह। कॉलम मैट्रिक्स वैसा आव्यूह जिसमें केवल स्तंभ होता है। जिस तरह पंक्ति आव्यूह में केवल पंक्ति होता है एक, उसी तरह स्तंभ आव्यूह में केवल एक स्तंभ होता है। उसमें पंक्ति की संख्या 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यहाँ कॉलम की संख्या सिर्फ एक ही है, ये एक कॉलम है, पर पंक्ति देखेंगे तो 1 2 3 3 पंक्ति। अगर हम इसका कोटि ऑर्डर लिखेंगे तो हम लिखेंगे, पहले तो लिखेंगे पंक्ति की संख्या। तो पंक्ति की संख्या कितनी है? 1 2 3 3/1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं स्तंभ की संख्या 1 आया, मतलब ये स्तंभ आव्यूह है। स्तंभ आव्यूह होने के लिए एक कॉलम होना चाहिए, आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ होना चाहिए, एक कॉलम एक स्तंभ। पंक्ति आव्यूह होने के लिए आव्यूह में केवल एक ही रो होनी चाहिए, कॉलमों की संख्या हो सकती है 2 3 4। उसी तरह स्तंभ आव्यूह में पंक्तियों की संख्या हो सकती है 2 3 4, पर स्तंभ आव्यूह होने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि स्तंभों की संख्या एक ही होनी चाहिए। उसी तरह एग्जाम्पल बी भी है 4, तो इसमें स्तंभों की संख्या भी एक है और रो की संख्या, मतलब पंक्ति की संख्या भी एक है। तो इसके ऑर्डर को अगर हम लिखेंगे तो 1/1 40 1/1 लिखेंगे। आप समझ गए होंगे पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह। हम चलते हैं शून्य आव्यूह, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। वैसा आव्यूह जिसके सारे अवयव जीरो हों, जीरो मतलब शून्य हो। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं ये आव्यूह है, ये आव्यूह के अंदर जीरो जीरो है। अब ये जीरो इस तरीके से भी हो सकता था, मतलब सारे अवयव जीरो होने चाहिए। वो 3/3 का आव्यूह हो, 3/4 का आव्यूह हो, 2/3 का आव्यूह हो, 3/2 का आव्यूह हो, और उसके एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। ये
अगर ऐसे भी रहे तो ये एक जीरो अवयव ही, जीरो की संख्या 6 हो 7 हो अवयव के अंदर, ये मायने नहीं रखता, वो एक जीरो अवयव है, जीरो अवयव। अगर आप उसको कैलकुलेट भी करेंगे तो जीरो ही होगा। जैसे आगे हम उसको निकालेंगे डिटर्मिनेंट ए का मान, अवयव ए का मान, डिटर्मिनेंट चैप्टर में हम पढ़ेंगे तो उसमें डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे, तो उसमें आप जब सॉल्व करके देखेंगे तो उसका मान जीरो आएगा। तो इसमें ये याद रखना है कि शून्य अवयव वो अवयव होता है जिसके सारी एलिमेंट्स, मतलब सारे A11 A12 A13 A21 A22 A23 ये सब जीरो होने चाहिए, तो वो शून्य अवयव होता है। अब आयताकार अवयव देखते हैं। आयताकार अवयव को इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, इसका परिभाषा होता है वैसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान नहीं हो। आयताकार अवयव वैसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान नहीं हो। जैसा आप इधर देख सकते हैं एग्जाम्पल में, मैंने कहा था अगले बार, आप याद कीजिए अगले वीडियो में हमने 3.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को देखा था। उसमें वर्गाकार अवयव के कोटि के बारे में पूछा था, ऑर्डर के बारे में। तो उसमें क्या बोला था हमने, m और n का मान समान होता है, इक्वल होता है। मतलब m और n का मान 2/2 हो, 3/3 हो, 4/4 हो या 1/1 हो, वो एक वर्गाकार अवयव होता है। आयताकार अवयव में इसके जस्ट अपोजिट होता है, m नॉट इक्वल टू n, m का मान n के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे 2/3 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 4/3 हो सकता है, 3/2 हो सकता है, पर कभी भी m और n का मान इक्वल नहीं होगा। वह एक आयताकार अवयव होगा, मतलब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम पांचवा देखते हैं, वर्गाकार अवयव, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वैसा अवयव जिसमें पंक्ति और स्तंभ की संख्या समान हो। अभी मैंने बताया वर्गाकार अवयव के लिए m = n, दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों के मान, ताकि देखने में भी लगे कि हाँ देखो ये वर्ग की तरह दिख रहा है। और जो आयताकार वाला अवयव था, इसको जब हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मतलब आप देख सकते हैं ना इसकी लंबाई और चौड़ाई, मतलब किनारे से भी देख सकते हैं, तो आयताकार की तरह ही लग रही है। इसके एलिमेंट्स भी इक्वल नहीं है और ये एक आयताकार अवयव बन भी रहा है। पर वर्गाकार अवयव में अगर आप देखेंगे, इसके लंबाई चौड़ाई पे भी अगर थोड़ी सी आपकी नज़र जाती है, तो मेन बात तो इसकी संख्या इक्वल होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो ये वर्गाकार की तरह, वर्ग के आकार की तरह लगेगा, तो हम वर्गाकार अवयव का एक सिंपल सा यही ट्रिक है उसको पहचानने के लिए कि m और n का मान इक्वल होना चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी वर्गाकार अवयव निकालने के लिए कहा दे और वो 2/2 या 3/3, अगर आपको केवल इतना कहते कि आपको वर्गाकार अवयव निकालना है, तो आप एक 2/2 या 3/3 का अवयव मान लीजिए, उसमें A11 A12 A21 A22 लिख के उस 2/2 अवयव और उसको निकाल लीजिए, वो एक वर्गाकार अवयव होता है जिसमें m और n का मान समान होना चाहिए। m और n इक्वल होंगे तो वो एक वर्गाकार अवयव होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मुख्य विकर्ण अवयव। मुख्य विकर्ण अवयव प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स, वैसा वर्गाकार अवयव जिसके बाएं तरफ के ऊपरी सिरे से दाएं तरफ के नीचे सिरे तक के सारे अवयव मुख्य विकर्ण कहलाते हैं। वैसा वर्गाकार अवयव, पहली बात तो मुख्य विकर्ण अवयव होने के लिए वह एक वर्गाकार अवयव होना चाहिए। अब वर्गाकार अवयव में हमने क्या सीखा, वर्गाकार अवयव में हमने ये सीखा कि m और n के मान इक्वल होने चाहिए। तो कोई भी मुख्य विकर्ण का अवयव या तो 3/3 होगा या तो 2/2 होगा। तो इतना तो हम समझ गए। उसके बाद कहता है जिसके बाएं तरफ के ऊपरी सिरे से, बाएं तरफ का ऊपरी सिरा, मतलब ये जो एग्जाम्पल है यहाँ पे, इसका जो ये बाएं तरफ का सिरा है, ये बाएं तरफ का सिरा ना, दो बाएं तरफ के ऊपरी सिरे से दाएं तरफ का निचला सिरा, दाएं तरफ का निचला सिरा ये रहा 5, ये बाएं तरफ का ऊपरी सिरा हो गया और ये दाएं तरफ का निचला सिरा हो गया। तो बाएं तरफ के ऊपरी सिरे से दाएं तरफ के निचले सिरे तक के सारे अवयव मुख्य विकर्ण अवयव होता है। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल 1 2 3 3 2 4 1 2 4, तो इसमें अगर हमको कहा जाए कि मुख्य विकर्ण अवयव बताएं तो मुख्य विकर्ण अवयव क्या, तो पहले तो इसके लिए देखना होगा कि ये एक वर्गाकार अवयव है या नहीं है। तो इसमें रो और कॉलम की संख्या चेक करते हैं, 1 2 3, 3 रो है मतलब पंक्ति, 1 2 3, 3 कॉलम है मतलब स्तंभ है, 3/3 का अवयव है, मतलब ये तो वर्गाकार अवयव है। चलो हो गया, m/n इक्वल है। अब इसमें हमें देखना है मुख्य विकर्ण अवयव। तो हमने क्या पढ़ा था, बाएं तरफ के ऊपरी सिरे से, बाएं तरफ का ऊपरी सिरा तो ये रहा 1,
बाएं तरफ के ऊपरी सिरे से दाएं तरफ के निचले सिरे तक, दाएं तरफ के निचले सिरे तक, दाएं तरफ से निचले सिरे तक, ये होता है हमारा मुख्य विकर्ण। बाएं तरफ के ऊपरी सिरे से दाएं तरफ के निचले सिरे तक के अवयव मुख्य विकर्ण कहलाते हैं। मतलब यहाँ पे मुख्य विकर्ण अगर आपसे पूछे तो यहाँ पे 1 2 4 ये मुख्य विकर्ण है इस अवयव के। अब हम आगे का आगे का परिभाषा देखते हैं। विकर्ण अवयव वैसा वर्गाकार अवयव जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हो। विकर्ण अवयव में बेसिकली वर्गाकार अवयव मतलब जितना भी आप देख रहे हैं अवयवी विकर्ण अवयव में, हाँ हम यहाँ पे भी पढ़े तो उसमें भी वर्गाकार अवयव का एक रखा था कि वर्गाकार अवयव होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे विकर्ण अवयव होने के लिए भी वही अवयव विकर्ण अवयव हो सकता है जो एक वर्गाकार अवयव जिसमें m और n दोनों समान हो, दोनों का मान इक्वल हो। तो पहले तो वो एक वर्गाकार अवयव होना चाहिए और उसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य है। मुख्य विकर्ण के बारे में अभी हमने क्या जाना? मुख्य विकर्ण के बारे में हमने जाना कि बाएं तरफ से ऊपरी सिरे से दाएं तरफ के निचले सिरे तक के सारे अवयव ये मुख्य विकर्ण होते हैं। विकर्ण अवयव में हमको क्या कह रहा है कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। मतलब मुख्य विकर्ण ये जो है इसका मान 1 2 4 हो सकता है, पर ये जो 3 1 2 है ये भी 0 होना चाहिए, 2 3 4 ये भी 0 होना चाहिए। इसमें आराम से समझने वाली बात है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा इसमें। बस केवल इतना याद रखना है कि पहले तो ये वर्गाकार अवयव है, दूसरा मुख्य विकर्ण को छोड़कर। मुख्य विकर्ण क्या होता है? मुख्य विकर्ण होता है बाएं तरफ के ऊपरी सिरे से दाएं तरफ के निचले सिरे के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, ये इस घेरे में आए सारे एलिमेंट्स ये मुख्य विकर्ण कहलाते हैं। और विकर्ण अवयव होने के लिए मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स तो होने चाहिए, पर उसके ये नीचे वाले एलिमेंट्स 2 3 4 ये 0 होने चाहिए। 3 1 2 इसका भी मान 0 होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दिया हुआ है, देखिए तो बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। मतलब देखिए ये विकर्ण अवयव है। विकर्ण अवयव में इसके एलिमेंट्स 1 1 है, मतलब ये एलिमेंट्स है मुख्य विकर्ण अवयव पे एलिमेंट्स हैं, पर ये एलिमेंट्स देखिए ये 0 है इधर वाले। बी में भी देखिए बेसिक से है, ये 1 1 है मुख्य विकर्ण पे और बाकी एलिमेंट्स इसके 0 है। अदिश अवयव देखते हैं हम। आप समझ गए होंगे मुख्य विकर्ण अवयव। अदिश अवयव स्केलर मैट्रिक्स वैसा वर्गाकार अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक समान हो बाकी सब शून्य हो, वैसा वर्गाकार अवयव। अदिश अवयव होने के लिए अब देखिए वही है, वर्गाकार अवयव होना चाहिए जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव एक समान हो। एक समान मतलब 1 है तो 1 1 1, 2 है तो 2 2 2, 3 है तो 3 3 3, ऐसे होना चाहिए। तो वो एक अदिश अवयव कहलाता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिखाया गया है a = 2 0 0 2। यहाँ पे देख रहे हैं मुख्य विकर्ण कौन सा है? तो भाई बाएं ऊपर से बाएं ऊपर जिसके बाएं तरफ से ऊपरी सिरे से दाएं तरफ के नीचे सिरे तक को, बाएं तरफ के ऊपरी सिरे से दाएं तरफ के नीचे सिरे को मुख्य विकर्ण कहते हैं। और इस पे देखिए ये एलिमेंट्स 2 2 है, ये एक अदिश अवयव है। ये 3 3 3 है, मतलब ये मुख्य विकर्ण पे जो है मुख्य विकर्ण ये हुआ हमारा, और इसके एलिमेंट्स इक्वल हैं। इक्वल डिफरेंट नहीं ना है, डिफरेंट होते तो विकर्ण अवयव कहलाता, डिफरेंट नहीं है तो अदिश अवयव कहलाएगा। मतलब इक्वल है मुख्य विकर्ण के, तो ये अदिश अवयव होगा। इसलिए यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसको भी हम अदिश अवयव कह सकते हैं विकर्ण अवयव के लिए। तब विकर्ण अवयव के लिए ये मैटर नहीं करता कि विकर्ण में कौन से एलिमेंट्स होंगे, मतलब कौन से शब्द होंगे। 1 होगा तो 1 1 केवल, 2 होगा तो 2 2 2 ही होगा, 3 होगा तो 3 3 3 होगा। ये सब मैटर नहीं करता। विकर्ण अवयव के लिए 2 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, पर ये जो एलिमेंट्स होने चाहिए या फिर 1 4 5 1 से लेकर 9 तक कोई भी संख्या हो, या फिर 10 11 जो भी संख्या, मतलब कोई भी संख्या वो मुख्य विकर्ण पे होने चाहिए। बाकी सारी एलिमेंट्स 0 चाहिए। जैसे हम यहाँ पे 1 और 2 ले लेते हैं, ये हमारा मुख्य विकर्ण हो गया, बाकी एलिमेंट्स को 0 कर दिए। आप ले सकते हैं 11 12 भी ले सकते हैं। तो वो जो भी संख्या हो विकर्ण अवयव के लिए वो से केवल और केवल सिर्फ मुख्य विकर्ण
पे ही होने चाहिए, बाकी एलिमेंट्स उसके जीरो होने चाहिए। पर अदिश आव्यूह के लिए क्या है, अदिश आव्यूह के लिए थोड़ा सा विकर्ण आव्यूह से बढ़कर है। थोड़ा सा क्या है कि अगर अदिश आव्यूह विकर्ण आव्यूह का जो था, मुख्य विकर्ण पे कोई भी संख्या हो सकती है, उससे कोई मैटर नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर उसके बाकी एलिमेंट जीरो होने चाहिए। अदिश आव्यूह के लिए मुख्य विकर्ण पर डिफरेंट कोई अलग अलग नंबर नहीं होना चाहिए, बल्कि इक्वल नंबर, एक जैसे नंबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे भी 11 होना चाहिए, अगर यहाँ पर 12 है तो यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12 होना चाहिए। बाकी सारी एलिमेंट्स विकर्ण आव्यूह की तरह ही जीरो होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आप समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए आगे का हम बढ़ते हैं, आगे का देखते हैं। इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह, इकाई आव्यूह या तत्समक आव्यूह। अब इकाई आव्यूह से क्या समझ आता है, इकाई अंक मतलब एक इकाई आव्यूह से एक समझ में आता है। इकाई आव्यूह को हम तत्समक आव्यूह भी कहते हैं। वैसा वर्गाकार आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हों और बाकी अवयव शून्य हों। वैसा वर्गाकार आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी अवयव एक हों, वैसा आव्यूह जिसके विकर्ण के सारे अवयव एक हों और बाकी अवयव शून्य हों। देखिए विकर्ण आव्यूह में हमने पढ़ा था कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। मुख्य विकर्ण पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 11, 12, तो जो मन में आए वो मुख्य विकर्ण पे हो सकता है, वो एक विकर्ण आव्यूह है। पर मुख्य विकर्ण को छोड़कर सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। अदिश आव्यूह में हमने जाना कि वैसा वर्गाकार आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान हो, मतलब मुख्य विकर्ण पे 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 11, 12, पर बस केवल इसमें एक बात मैटर करता है कि मुख्य विकर्ण पर अगर 11 है मुख्य विकर्ण का पहला अवयव, तो अदिश आव्यूह होने के लिए उसके मुख्य विकर्ण के सारे एलिमेंट्स भी 11 ही होने चाहिए। 12 है पहला अवयव मुख्य विकर्ण का, तो बाकी एलिमेंट्स भी 12 ही होना चाहिए। अदिश आव्यूह के लिए इक्वल होने चाहिए मुख्य विकर्ण के एलिमेंट्स। पर इकाई आव्यूह के लिए अब अदिश आव्यूह से थोड़ा सा बढ़ गया, थोड़ा सा क्या बढ़ गया कि इकाई आव्यूह के लिए मुख्य विकर्ण पे केवल अवयव एक होना चाहिए, मतलब एक लिखा होना चाहिए, एक एक एक, और बाकी एलिमेंट्स इसके जीरो होने चाहिए, बाकी एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। विकर्ण आव्यूह, अब देखिए हम इकाई आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं, क्योंकि विकर्ण आव्यूह के लिए ये मैटर नहीं करता कि इकाई अंक पे एक समान संख्या है या अलग अलग संख्या है, या फिर एक ही नंबर है मुख्य विकर्ण पर। अब विकर्ण आव्यूह को हम अदिश आव्यूह भी कह सकते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने कहा कि विकर्ण आव्यूह के लिए मैटर नहीं करता कि उसके मुख्य विकर्ण पर केवल 3 ही अंक है, अलग अलग अंक नहीं है। इसीलिए हम विकर्ण आव्यूह को अदिश आव्यूह और विकर्ण आव्यूह को इकाई आव्यूह तो कह सकते हैं, पर अदिश आव्यूह को हम विकर्ण आव्यूह और तभी कह सकते हैं जब विकर्ण आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयव 3 हो, 2 हो। और विकर्ण आव्यूह को हम इकाई आव्यूह तभी कह सकते हैं जब विकर्ण आव्यूह के मुख्य विकर्ण के अवयव एक हों। आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे त्रिभुजाकार आव्यूह, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। त्रिभुजाकार आव्यूह वैसा वर्गाकार आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर ऊपर या नीचे सारे अवयव जीरो हों। अब त्रिभुजाकार आव्यूह में क्या बोला है कि त्रिभुजाकार आव्यूह वैसा वर्गाकार आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर ऊपर या नीचे सारे अवयव जीरो हों। मुख्य विकर्ण ये रहा, इसको छोड़ दिया गया है, अब इसके ऊपर और नीचे के सारे एलिमेंट जीरो हैं। मुख्य विकर्ण को छोड़कर अगर आप देखें तो इसका परिभाषा हूबहू विकर्ण आव्यूह से मिलता है, हूबहू। जैसे विकर्ण आव्यूह में लिखा हुआ था वैसा वर्गाकार आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य हो, उसी तरह त्रिभुजाकार आव्यूह में भी लिखा है वैसा वर्गाकार आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर ऊपर या नीचे सारे अवयव जीरो। तो हम त्रिभुजाकार आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कह सकते हैं और विकर्ण आव्यूह को त्रिभुजाकार आव्यूह कह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप समझ गए। अब ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है भाई, देखते हैं। वैसा वर्गाकार आव्यूह
सभी के लिए आप देख रहे हैं एक ही चीज़ है, वर्गाकार आव्यूह। वर्गाकार आव्यूह मतलब वर्गाकार आव्यूह होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो यही है कि अगर आपसे अगर आपसे त्रिभुजाकार आव्यूह के बारे में पूछा है तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि वो एक वर्गाकार आव्यूह है या नहीं है। उसके जो m और n के मान हैं वो इक्वल हैं या नहीं है। अगर उसके m और n के मान इक्वल हैं तभी वो एक त्रिभुजाकार आव्यूह हो सकता है, या फिर ऊपरी त्रिभुजाकार, या फिर विकर्ण आव्यूह, या फिर अदिश आव्यूह। सब के लिए वर्गाकार आव्यूह होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वैसा वर्गाकार आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव 0 हो। ना मुख्य विकर्ण के नीचे, देखिए जैसा कि हम यहाँ देखते हैं, पहले यहीं से बताते हैं त्रिभुजाकार आव्यूह को क्या बोला है। वैसा वर्गाकार आव्यूह इसके मुख्य विकर्ण ये रहा, ये है ना 1 2 3। अब इसके कहा इसके नीचे के सारे अवयव 0, मतलब ये जो 0 0 ये 0 0 है ना प्रॉब्लम, पर इसके ऊपर के जो अवयव है ये 0 की जगह 1 2 3 भी हो सकते हैं, 4 5 6 11 12 25 26, इस तरीके से कुछ भी मान हो सकता है। अगर आप देखें तो ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, हम त्रिभुजाकार आव्यूह को ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह भी कह सकते हैं, क्योंकि मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे एलिमेंट्स तो इसके 0 हैं। ये नहीं कहा है कि ऊपर के भी एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, ये कहा है कि मुख्य विकर्ण के नीचे के एलिमेंट्स 0 होने चाहिए। तो हम ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह को ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह कह सकते हैं। पर अब यहाँ पे भी देखते हैं, ये भी एक एग्जाम्पल है। इसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के एलिमेंट्स में आपको कुछ मान दिए हुए हैं और मुख्य विकर्ण के नीचे के मान को 0 किया गया है। और ये देखिए त्रिभुज, तो मुख्य विकर्ण के नीचे के सारे अवयव 0 होने चाहिए, ऊपर के अवयव का मान कुछ भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आगे बढ़ते हैं। निचला निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वैसा वर्गाकार आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के अवयव 0 हों। एग्जाम्पल a = 2 3 6, इसका मुख्य विकर्ण हो गया ये, ऊपर के बाएं से निचले के दाएं की तरफ मुख्य विकर्ण हो गया। इसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे एलिमेंट्स 0 होने चाहिए, ये 0 0 0 है ना, 0 0 अवयव। और नीचे के एलिमेंट्स का मान हो सकता है 2 5 4, या फिर नीचे का भी 0 हो, मतलब वो। पर ये मेन है कि ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह के लिए मुख्य विकर्ण के नीचे के एलिमेंट 0 होने चाहिए, और निचला निम्न त्रिभुजाकार आव्यूह के लिए मुख्य विकर्ण के ऊपर के एलिमेंट 0 होने चाहिए। मतलब वो आप देख रहे हो कि कुछ उल्टा हो रहा है, उल्टा। ऊपरी त्रिभुजाकार है तो मुख्य विकर्ण के नीचे के अवयव 0 होंगे, और निचला त्रिभुजाकार आव्यूह है तो मुख्य विकर्ण के ऊपर के एलिमेंट 0 होंगे। तो आपको याद करने में भी इजी हो जाएगा, मतलब समझने में समझ गए, और दिमाग में अगर बैठा है तो याद करने की तो जरूरत नहीं है, दिमाग में केवल सेट करना है। आव्यूह का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, हम जानेंगे आव्यूह का परिवर्त ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। किसी आव्यूह का परिवर्त पंक्तियों को स्तंभों में परस्पर बदलकर प्राप्त किया जाता है। इसे प्रायः a' या at से सूचित या प्रदर्शित किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में a = aij, at या a' = abi। आप एक एग्जाम्पल और देके बताते हैं, इसमें आपको समझ में नहीं आया होगा। एग्जाम्पल, अगर हम a मान लेते हैं 1 2 2 3, तो अगर हमको इसका परिवर्त निकालना है, मतलब ट्रांसपोज निकालना है, इसको at या a' किसी से भी स्विच कर सकते हैं, हम at लिखते हैं। देखिए अब इसका परिवर्त निकालते हैं। परिवर्त निकालने में सबसे पहले ही बोला है कि पंक्तियों को स्तंभों में परस्पर बदलकर, मतलब ये जो पंक्ति है इसको स्तंभों में बदल देना है तो आव्यूह का परिवर्त हो जाएगा। तो ये जो 1 2 इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से लिखा गया है ना, इस 1 2 को हम यहाँ ऐसे लिखेंगे 1 और 2, इसको पलट दिए, ऐसे कर दिए, और ये जो है ये वाले रो को इसको खड़ा कर देंगे, मतलब ऐसे
2 3। मतलब अगर आपको हम बताएं समझाएं अच्छे से तो एग्जाम्पल के लिए ए इक्वल टू अगर हम देख A11 A12 इसी तरह नाम लिखते हैं A21 A22। पहले पंक्ति के पहले कॉलम को A11 कहते हैं, पहले पंक्ति के दूसरे कॉलम को A12 कहते हैं, दूसरे पंक्ति के पहले कॉलम को A21 कहते हैं और दूसरे पंक्ति के दूसरे कॉलम को A22 कहते हैं। अब हमको इसका परिवर्त निकालना है, ए ट्रांसपोज निकालने के लिए पंक्ति को कॉलम में बदलना है। तो A11 और A12 दोनों उंगली को ऐसे रखिए आप, ऐसे है दोनों उंगली, और इसको इधर जाके ऐसे कर दीजिए, ऐसे। मतलब A11 इधर और A12 नीचे, A21 ऊपर आ गया, A22 नीचे, यही हो गया। अगर इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं 1 2 4 3 A इसका ट्रांसपोज हो जाता 1 यहाँ 4 नीचे आ जाता। पहले पंक्ति के दूसरे कॉलम की संख्या को हम दूसरे पंक्ति के पहले कॉलम में ला देते हैं और इसको दूसरे पंक्ति के पहले कॉलम की संख्या को पहले कॉलम के पहले पंक्ति के दूसरे कॉलम में ला देते हैं और ये 3 यहीं रहेगा। ए ट्रांसपोज हो गया। ए ट्रांसपोज निकालने के लिए ये ट्रिक वही यहाँ पे समझाया गया है। आई जो पंक्ति को सूचित करता है, जे जो कॉलम को सूचित करता है। तो ए ट्रांसपोज निकालने के लिए AJ हो जाता है। मतलब पंक्ति को कॉलम में और कॉलम को पंक्ति में बदल देते हैं हमसे। ए ट्रांसपोज अगर निकालना सीधे, अगर आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है तो चुपचाप क्या करना है, ये जो 1 3 है इसको लिख दीजिए चुपचाप, और ये जो 2 और 4 है इसको इंटरचेंज कर दीजिए। मतलब 2 को 4 की जगह भेज दीजिए और 4 को 2 की जगह भेज दीजिए। हो गया ये आपका परिवर्त। तो 2/2 आव्यूह में ये निकालना ईजी हो जाता है, पर जब 3/3 आव्यूह है तो वो आपको देखना होगा। जैसे 3/3 आव्यूह का ट्रांसपोज निकाल के बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 9 2। अब अगर इसका ट्रांसपोज निकालना है तो क्या करना है, सीधे पहले पंक्ति की संख्या को हमको पहले कॉलम में लिख देना है। ये पहली पंक्ति की संख्या, अब इसको हमको पहले कॉलम में सेट करना है, मतलब यहाँ पे सेट करना है। तो पहले पंक्ति की संख्या क्या 1 4 8। दूसरे पंक्ति की संख्या को दूसरे कॉलम में फिट कर देना है 2 5 9। तीसरे पंक्ति की संख्या को हमको तीसरे कॉलम में फिट कर देना है, मतलब रख देना है 3 6 2। ये हो गया ट्रांसपोज। आपको अच्छे से ये परिभाषा है और ये समझ में आ गए होंगी। और अब कुछ है आव्यूह से संबंधित कुछ सिंपल सा जो अभी बचा हुआ है उसको अब समझाते हैं। अब जैसे अगर आपको कभी कह दे कि आपको 2 आव्यूह दे दे, मान लीजिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें ए आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 और बी दूसरा आव्यूह दिया हुआ है 4 3 6 1। अब आपको इसको कह दे कि इसको जोड़ दीजिए, तो आव्यूह का जोड़ क्या होता है। तो आव्यूह को जोड़ने के लिए A11 और A11, इस आव्यूह के A11 को इस आव्यूह के A11 के साथ जोड़ देंगे, मतलब लिखेंगे 1 + 4। इस आव्यूह के A12 को इस आव्यूह के A12 के साथ जोड़ देंगे तो 3 + 6। इस आव्यूह के 21 को इस आव्यूह के 21 के साथ जोड़ देंगे 2 + 3, और इसी तरह इसके साथ भी करेंगे 4 + 1। उसको जोड़ दीजिए 4 1 5 3 6 9 2 3 5 और 4 1 5। ये हो गया आपका A + B। अब कह दिए A - B निकालें तो A - B के लिए उसी तरह करेंगे, बस बीच में माइनस का चिन्ह आएगा। इस A11 को इस A11 के साथ माइनस के चिन्ह के साथ लिखेंगे। फिर A12 को इस A12 के साथ माइनस करेंगे। उसी तरह A21 को 2 है A21 का मान, और आव्यूह B की A21 का मान है 3 माइनस A22 का मान 4 है और B22 का मान 1 है।
अब इसको घटा देते हैं। 1 में से 4 गया -3, 3 में से 6 गया -3, 2 में से 3 गया -1 और 4 में से 1 गया तो ये हो गया 3। ये हो गया आपका आंसर। अब अगर कह दे आपको ऐसा कि इसे आज यहीं तक रहने देते हैं, कल आगे आपको इससे रिलेटेड और भी बहुत कुछ जानकारी बची हुई है, उस अगले वीडियो में आपको बताएंगे। कोशिश हमारी यही रहेगी कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अगर और अगले वीडियो में हम 3.2 दूसरा प्रश्नावली भी शुरू करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कहीं कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं ताकि हम आपकी परेशानियों को दूर कर सकें। धन्यवाद।